में आपका स्वागत है। और आज मैथ ना पढ़ करके आप आर्ट्स का एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है तथा कंपटीशन में इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो हम लोग आज जानेंगे कि रॉलेट एक्ट क्या है, जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या है और दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। तो ये रिलेटेड चीजों को जानने के लिए चलिए हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। रॉलेट एक्ट क्या है, ठीक है। हम जानते हैं कि भारत में क्या हुआ था कि 19वीं शताब्दी जब मतलब चला 1901, 1902, 1903 ऐसे अगर चलना शुरू हुआ था तो उस समय भारत में क्रांतिकारियों की संख्या बहुत अधिक बढ़ रही थी। अंग्रेजों को यह चिंता सताने लगा कि यदि क्रांतिकारी ऐसे ही बढ़ते चले गए तो देश तो बड़ा जल्द ही आजाद हो जाएगा। इसको कैसे किया जाए कि ये भारतीय हमेशा फंसे रहे और इससे उबर ना पाए। ऐसा क्या किया जाए कि हिंदुस्तान पर हमेशा हम कब्जा किए हुए रहे, अपना व्यापार चलाते रहे और हिंदुस्तान का शोषण करते रहे। इसके लिए न्यायाधीश सिडनी रॉलेट ने 1917 ईस्वी में एक कानून बनाया। उस कानून को मार्च 1919 ईस्वी में पारित किया गया। इस कानून में क्या था ये जानिए। केवल शक के आधार पर किसी भी भारतीय क्रांतिकारी हो या आम व्यक्ति हो उसको गिरफ्तार करके उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा और कम से कम अगर वो निर्दोष भी है तो उसे 2 वर्षों के लिए जेल भेजा जाएगा और उसको 2 वर्षों की सजा काटनी होगी कम से कम। इसके लिए इस नियम में मतलब इस एक्ट के तहत बताया जा रहा है कि इसमें अंग्रेजों के द्वारा यह रूल लगाया गया था कि अगर जो व्यक्ति गिरफ्तार होगा उस गिरफ्तार व्यक्ति के तरफ से न वकील होगा, ना कोई अपील होगा और ना कोई दलील होगा। ना कोई अपील करेगा उसके तरफ से, ना कोई वकील उसके तरफ से आएगा, ना दलील होगा। रॉलेट एक्ट ऐसा होगा। इसका मतलब अगर रॉलेट एक्ट के कानून के तहत यदि कोई व्यक्ति फंस जाता है तो उसको निकाल पाना नामुमकिन था। यह अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, इसीलिए इसका नाम भी रखा गया बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून, ठीक है। रॉलेट एक्ट का नाम जो कि आपको किताबों में काला कानून, मार्शल लॉ आदि के नाम से भी मतलब जालियांवाला बाग हत्याकांड को मार्शल लॉ और रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से जानते हैं। मार्च 1919 ईस्वी में इसे पारित किया गया कि किसी भारतीय को जब चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। जब यह पारित किया गया तो उस समय लॉर्ड चैम्सफोर्ड वहां के क्या थे तो वायसराय थे। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में अगर इसका कार्यकाल देखा जाए तो 1916 से 1921 ईस्वी इसका कार्यकाल था। इसे लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में ही क्या किया गया, इस रॉलेट एक्ट को पारित किया जाता है। जब रॉलेट एक्ट पारित हो जाता है तो यहाँ पे इसी एक्ट के तहत पंजाब में 2 सबसे महत्वपूर्ण नेता जिसका नाम था सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। ये बात हमारे देश में जब पहुंचती है, देश के नेताओं के पास पहुंचता है तो देश के नेता जो शांति दल के थे वे अमृतसर में, पंजाब में अमृतसर है, उसी अमृतसर में एक जगह है जालियांवाला बाग। उसी जालियांवाला बाग में बैसाखी के दिन बैसाखी का था, उस दिन एक मतलब शांति सभा आयोजित किया जाता है जिसमें हर क्षेत्र से लोग यहाँ पे आकर के इकट्ठा होते हैं। इसमें बाल बच्चे से लेकर के औरतें सब मतलब भारत के हर क्षेत्र से हर उम्र के लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं। ये बात जनरल डायर को पता चलता है। जनरल डायर को जब ये पता चलता है कि यहाँ पे तो क्रांतिकारियों का गुट है तो उसके दिमाग में ये है कि इन दोनों के गिरफ्तारी से यदि हिंदुस्तान के अलग अलग हर क्षेत्रों से अगर वहां पे क्रांतिकारी आए होंगे तो अगर हम इन्हीं को समाप्त कर दें तो देश के सारे क्रांतिकारी मर जाएंगे, तो फिर देश पर हम देश को गुलाम करेंगे, देश पर राज करेंगे। इस उद्देश्य से उसने क्या किया कि यहाँ पे 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को मुद्दा क्या था
कि जालियांवाला बाग में बस एक ही दरवाजा था जिससे अंदर जाना भी था, बाहर निकलना भी था। उसी दरवाजे पर खुद खड़ा हो गया और उसके बड़े बड़े दीवारों पर लोगों मतलब वहां पे अपने सैनिकों को चढ़ा दिया और वहां पे उसने गोली मारने का सीधा आदेश दे दिया। उसमें हजारों लोगों की हत्या हो गई और इस हत्या को जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या है? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में बैसाखी के दिन बहुत सारे मतलब देश के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए क्रांतिकारियों के द्वारा देश हित में और सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को छुड़ाने के उद्देश्य से एक शांति सभा का आयोजन किया जाता है, जिस पर जनरल डायर जिसने इन निहत्थे शांतिपूर्ण लोगों के ऊपर लगातार गोलियां बरसा दी, मार्शल लॉ को यहाँ पे उन्होंने क्या किया, लागू कर दिया उसने, और यहाँ पे हजारों लोगों की हत्या कर दी। इस बात से हिंदुस्तानी बहुत नाखुश हुए और इसमें सबसे पहली बार यही ऐसा दो मुद्दा था जिसमें गांधी जी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया था। इस बात को सुनते ही जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल के थे, उन्हें नाइट की, अंग्रेजों के द्वारा नाइट की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो इसलिए इससे क्षुब्ध होकर के, इससे दुखित होकर के जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने क्या किया कि अपने नाइट की उपाधि त्याग दी। उन्होंने नाइट की उपाधि त्याग दी। उसके बाद एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था शंकरन नायर। वह वायसराय के कार्यकारिणी सदस्य थे। उन्होंने अपनी सदस्यता से परित्याग कर दिया। बोला कि जब हमारे देश के लोगों की इस तरह से निर्मम हत्या होगी, हमारे देश के लोग खुद के काम नहीं कर सकते हैं और जो हमारे देश के लोगों के विरोध में होगा, मैं उसका सपोर्ट कैसे कर सकता हूं? मैं उसका सपोर्ट नहीं कर सकता। तो शंकरन नायर ने इस बात को कहते हुए उन्होंने क्या किया, इस बात को खारिज कर दिया और वहां पे जो है कि अंग्रेजों के बात को काटते हुए उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और फिर इस आंदोलन में कूद पड़े। इस बात को लेकर के अंग्रेजों ने भारतीयों को आश्वस्त किया कि हम इसके लिए एक आयोजन करेंगे, एक कमेटी बैठाएंगे और देखेंगे वास्तविकता क्या है। कमेटी बैठती है, अंग्रेजों के द्वारा कमेटी बैठाई जाती है, जिसमें हिंदुस्तान के तरफ से C.H. सीतलवाड़ जी आते हैं। फिर कौन से आते हैं? पंडित जगत नारायण, सुल्तान अहमद खां। ये 3 आदमी भारतीय सदस्य थे और तीनों आदमी जो है कि इस कमेटी में जाते हैं। इस कमेटी का नाम है हंटर कमेटी। यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर कमेटी बुलाई जाती है, बैठाई जाती है और जांच का पड़ताल होता है। उसके बाद इसकी रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट में कहा जाता है कि यह एक मात्र दुर्घटना थी, मार्शल लॉ जरूरी था। भारतीयों द्वारा जब कड़ा विरोध किया जाता है तो उसके प्रत्युत्तर में उनके द्वारा जवाब निकलता है कि यही क्रांतिकारी भीड़ उग्र हो सकती है और आतंकवाद का रूप धारण कर सकती है। इसलिए जनरल डायर ने जो किया वह सही है, लेकिन फिर भी भारतीय लोगों को ध्यान में रखते हुए हम इसे सस्पेंड करते हैं और यहाँ से उन्हें पद से उसको सस्पेंड किया गया और सस्पेंड करके इंग्लैंड भेज दिया गया ताकि वो वहां जाकर सुरक्षित हो। अंग्रेजों का दिमाग जो था ना, वास्तव में दिमाग था। इस बात को लेकर के वहां पे जो ब्रितानी अखबार था, जो वहां के ब्रितानी मतलब वहां पे जो पेपर छपता था, उसमें ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक बताया जाता है जनरल डायर को। उसमें कहा जाता है कि यह ब्रिटिश साम्राज्य का शेर है। इसने जहां भी इसने जो भी किया वो बहुत ही बढ़िया किया, क्योंकि यह ब्रिटेन के हक में था और हिंदुस्तानियों का गला लेती है। इस काम के बदले इंग्लैंड में उसे मान की तलवार दी जाती है और कहा जाता है कि वाह क्या बात है, तुमने ऐसा किया, मैं तुम्हारे ऊपर फख्र करता हूं। अंग्रेज उसके ऊपर फख्र करने लगे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि हिंदुस्तान में एक उधम सिंह व्यक्ति भी रहता है। ऐसा व्यक्ति एक उधम सिंह भी है जो यहाँ पे उसके लिए मौत का कारण बन सकता है। उधम सिंह 1919 ईस्वी में अपना देश छोड़ता है और कई कठिनाइयों को पार करके वह इंग्लैंड पहुंचता है और इंग्लैंड के असेंबली में उसी जनरल डायर को गोली मार देता है। तुमने मेरे घर में, अपने शासन में, मेरे देश में गोली चलवाई, मैं तुम्हारे घर में
तुम्हारे शासन में तुमको गोली मार दिया। मर्द ऐसा होना चाहिए, क्रांतिकारी ऐसा होना चाहिए जो अंग्रेजों के दिल में खौफ पैदा कर दिया कि एक हिंदुस्तानी जब हिंदुस्तान से आकर के इंग्लैंड में गोली चला सकता है तो सारे अगर हिंदुस्तानी तुल जाएंगे तो क्या हो सकता है। और वहां पे उधम सिंह को फांसी दी जाती है, फांसी दे दी जाती है। और ये जालियांवाला बाग हत्याकांड का लिखने का काम, इस पर जांच पड़ताल का काम गांधी जी को दी जाती है। इस तरह से ये कार्यक्रम पूरा समाप्त होता है। तो इसी तरह से आपको प्रत्येक टॉपिक में कंपटीशन का, और नीचे जो भी 10th के नीचे रिलेटेड हो, कंपटीशन से रिलेटेड रहेगा, लेकिन नीचे भी हो तो वो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो ऐसे सारे वीडियो जब आपके लगातार आपका हिस्ट्री का आएगा, ज्योग्राफी का आएगा, पॉलिटी का आएगा, जो आपको बीपीएससी लेवल तक लेकर के जाएगा, तो बने रहिए सनी सिंह मैथ वाला से, और आपके कंधे पर स्टार यही दिलवाएगा।